पिछले पार्ट में हमने देखा कि जूलियट शेरिफ हॉल्स्टन बैकर पर भरोसा करके उन्हें उस खान में ले गई जहां पर जॉर्ज ने उस सबूत को छिपाया था। ये सीढ़ियों से होकर सबसे निचले स्तर पर पहुंचे। सबसे पहले इस औजार को जूलियट ने इसी बॉक्स के अंदर देखा था। इसमें कुछ पुरातत्विक सामान थे। पुरातत्विक सामान के बारे में जिनको पता नहीं है, बताते चले कि ये वे वस्तुएं होती हैं जो मानव सभ्यता के अतीत से संबंधित होती हैं और जो अतीत के जीवन, संस्कृति और समाज के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। अगर जॉर्ज इस सामान के साथ पकड़ा जाता तो खामखा जूलियट भी उसके साथ फंस जाती। इसीलिए उसने जूलियट के साथ रिश्ते की मंजूरी नहीं ली थी। इस बॉक्स में एक कैमरा भी था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये किस प्रकार का यंत्र है। शायद जॉर्ज इसी यंत्र को जूलियट के लिए छोड़ गया था। ये कैमरे को टटोल ही रहे थे, तभी जूलियट को वो स्टील वायर का रील मिला जो खाली हो चुका था, जबकि पिछली बार ये रील पूरा स्टील वायर से भरा था। आखिर इसमें का वायर कहाँ गया? जब ढूंढना शुरू किए तो असलियत सामने आई। इस स्टील वायर का एक छोर वही कोने के नीचे बीम में बंधा मिला, जिसको फॉलो करके ये उस दस्तावेज के करीब जा पहुंचे जहां वायर से एक थैले को बांधकर बहुत गहराई में लटकाया गया था। इस थैले में एक हार्ड ड्राइव तथा पुराने डिलीट हुई फाइलों को रिकवर करने का एक लेख मिला। उसके पीछे लिखे हैंडराइटिंग को देख शेरिफ चकित रह गए, क्योंकि ये किसी और का नहीं बल्कि उनकी पत्नी एलिसन का हैंडराइटिंग था। साइलो से बाहर जाने से पहले वो आईटी संबंधी काम के लिए जॉर्ज से मिली थी। मतलब शेरिफ जॉर्ज से पहले मिल चुके थे, इसीलिए उसके घड़ी को जूलियट के हाथों में देख उनके बीच के रिश्ते को भांप लिए थे। शायद इस हार्ड ड्राइव में जॉर्ज के मरने तथा एलिसन के बाहर जाने का राज छिपा हो सकता है, लेकिन शेरिफ को इस सब की नहीं बल्कि साइलो को सुरक्षित रखने की चिंता थी। इस हार्ड ड्राइव में कुछ ऐसा हो सकता है जो आम जनता के बीच आने पर अंतर्युद्ध शुरू करा सकता है। इसीलिए वो इसे नष्ट करना ही सही समझे, जिस पर जूलियट चिल्ला पड़ी कि इससे जॉर्ज के कातिलों का कभी भी पता नहीं चल सकेगा। और ये भी कि तुम्हारी पत्नी मरने के लिए बाहर क्यों गई? तुम्हें अपनी पत्नी की नहीं बल्कि औरों की पड़ी है। शायद अगर तुम उसकी बात सुनते तो वो अब भी जिंदा होती। कहीं ना कहीं ये बात सही भी था, जिसने शेरिफ को झकझोर कर रख दिया। आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो जॉर्ज के केस को जारी रखेंगे और इस हार्ड ड्राइव में क्या है पता चलते ही जूलियट को खबर करेंगे। पर वो तो कुछ बताए बिना ही बाहर चला गया। खैर, जूलियट ने सारे राज शेरिफ को नहीं बताए थे। उसके पास अभी भी कुछ ऐसे राज है जिसे केवल जानने भर से जुडिशल के गुंडे उन्हें साइलो से बाहर कर देंगे। इसीलिए वो ये बात न शेरिफ से जिक्र की थी और ना ही मार्था को बताई। दूसरी ओर शेरिफ के पद के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी थी, जिसे लेकर डेप्यूटी मार्नेस मेयर पुष्पा के पास पहुंचे। सूची में 4 उम्मीदवार थे और चारों के चारों जुडिशल के शागिर्द थे। अगर शेरिफ अपना वारिस चुनकर गए होते तो इन्हें ये दिन न देखना पड़ता। तभी माउंट्स ने बताया कि वो अपना वारिस चुनकर गया है। हालांकि ये वाहियात है, इसलिए माउंट्स इस बात का जिक्र मेयर से नहीं करना चाहते थे। असल में शेरिफ इस खत के माध्यम से जूलियट निकोलस को अपना वारिस चुने थे, जो डीप डाउन में इंजीनियर है। वो एक इंजीनियर को भला शेरिफ क्यों बनाना चाहेगा? हालांकि फिर भी पुष्पा एक बार उस इंजीनियर से मिलने की इच्छा जाहिर की। उधर जूलियट सच्चाई की तलाश में एक बार फिर उस खुफिया जगह पर पहुंच चुकी थी। ये उनके मिलने का अड्डा हुआ करता था, जहां पर वो सुकून से 2 बात कर लिया करते थे। उन दिनों इन भारी भरकम रस्सियों को देख जूलियट ने जॉर्ज से सवाल भी किया था, जिस पर उसने बताया था कि साइलो के सबसे निचले हिस्से में एक दरवाजा है। उसी दरवाजे तक जाने के लिए उसने इन रस्सियों का जुगाड़ किया था। हालांकि जूलियट पानी से बहुत डरती थी, इसलिए वो जॉर्ज के साथ उस तरफ झांकने तक नहीं गई। लेकिन अब बात कुछ और है। शायद जॉर्ज को उस दरवाजे के पीछे क्या है इसकी जानकारी लग चुकी थी। तभी तो उसने एक खत में इसका जिक्र भी किया था कि उसे वो चीज मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। वो चीज क्या है, इसे जानने के लिए वो अपने डर को साइड करके रस्सी उठाई और निकल पड़ी। जैसे तैसे करके रस्सी के सहारे लटक कर नीचे गई। फिर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं कोई दरवाजा नहीं दिखा। सच्चाई को पता करने का जो एक आखिरी उम्मीद था, वो भी चकनाचूर हो चुका था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसी गम में रात भर पीती रही। अगली सुबह हम मेयर पुष्पा और डेप्यूटी मार्नेस को देखते हैं, जो जज मेडोज से मिलने जा रहे थे, क्योंकि शेरिफ के 4 उम्मीदवारों में से किसको चुना जाएगा जज के ही हाथ में था। इस मसले पर वो आईटी विभाग के हेड बर्नार्ड हॉलैंड से भी सलाह मशवरा किए। बताए कि जूलियट निकोलस नामक एक इंजीनियर को शेरिफ हॉल्स्टन ने अपना वारिस चुना है। उसका नाम सुनते ही बर्नार्ड भड़क उठे, क्योंकि जूलियट निकोलस एक चोर है। वो उसे अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ महीने पहले उसने उनके सर्वर में यूज होने वाले हीट टेप के 4 बक्से चुराए थे। हालांकि ये बात सिद्ध नहीं हो सका
और जूलियट इस केस में बरी हो गई थी। मतलब सिर्फ इल्जाम लगाने से कोई चोर तो नहीं हो सकता। असल में मेयर कतई नहीं चाहती कि जुडिशल अपने किसी कर्मचारी को उनके ऊपर थोपे, इसीलिए वो एक बार जूलियट से मिलकर उसे परखना चाहती है। शायद वो शेरिफ का पद संभालने के लायक हो। यहाँ से वो डीप डाउन की तरफ निकल पड़े, जो कि पूरे एक दिन का सफर था। साथ में मेयर हर माले के लोगों और उनके नवजात बच्चों से भी मिलती चली। दूसरी ओर जूलियट दारू के नशे में धुत होकर देर तक सोती रह गई थी। इधर साइलो के जनरेटर में कुछ खराबी आ चुका था। वहां पहुंचते ही उसने अपने सागिर्द कूपर को पंच दे मारा। हालांकि वो तो बस उसके अनुपस्थिति में रोटर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह रोटर को टेम्पोरेरी ठीक करने के बाद उसे नॉक्स को जवाब देना पड़ा। नॉक्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हेड था। उसने 2 बात सुनाकर जूलियट को काम से भगा दिया कि जब नशा उतर जाए तब वापस आना। फ्रेश वगैरह होकर वो मार्था से मिली। परेशान थी क्योंकि जॉर्ज ने उसके लिए इतने सुराग छोड़े, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकी। इसीलिए तुमने सारा गुस्सा कूपर पर निकाल दिया। मार्था की ये बात सुनकर वो उस पर फिरंट हो गई कि 24 घंटे रेडियो सुन सुनकर सबकी जासूसी करती रहती है। 20 साल हो गए तुम्हें अपने दुकान से बाहर निकले। कमबख्त 20 साल। ये बड़बड़ाते हुए वो दुकान से बाहर चली गई। उसकी बात भी सही ही थी। असल में पुलिस वाले रेडियो पर क्या बात कर रहे हैं, कौन से माले पर क्या लफड़ा हुआ है, मार्था यही बैठे बैठे सबकी खबर लेती रहती थी। और सचमुच उसे अपने दुकान से बाहर कदम रखे 20 साल से भी ऊपर हो चले थे। अब तक शाम भी हो चला था। मेयर डीप डाउन के टाउन में प्रस्थान कर चुकी थी। थोड़ा बहुत विश्राम करने बाद डेप्यूटी सितारा उसे जूलियट के पास ले गए। तब तक वहां हड़कंप मच गया। साइलो के विशालकाय मोटर के अंदर से आवाज आनी शुरू हो गई। इसी बीच मेयर नॉक्स से मिली। वो भी मोटर की आवाज को सुन परेशान थी। सभी जूलियट को ढूंढ रहे थे। तभी वो भागते हुए वहां पहुंची। उसने रोटर के आवाज को सुनकर महसूस किया कि अंदर का मामला बिगड़ चुका है। इसे ठीक करने में जान का भी खतरा था, इसलिए जूलियट के शैडो यानी उसके सागिर्द को वहां से हटा दिया गया, क्योंकि वो दोनों को एक साथ खोने का जोखिम नहीं ले सकते थे। मेयर उसे मोटर के अंदर जाते देख हैरान रह गई कि वो तो बड़ी साहसी है। ये वही पल था जब उन्होंने ठान लिया था कि अगला शेरिफ वही बनेगी, और इस बात को कोई झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि खुद शेरिफ होल्स्टन बैकर ने उसे अपना वारिस चुना था। उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए वो फौरन मार्था से मिली। असल में जवानी के दिनों में ये दोनों सहेली हुआ करती थी, इसलिए जान पहचान की तो खैर कोई मसला ही नहीं था। जूलियट के घर खानदान की जानकारी लेने के बाद वो वापस लौटी। उसे शेरिफ का पद ऑफर की, लेकिन उसे तो उस मोटर की चिंता थी जिसके तले पूरा साइलो जिंदा है। उसके शेरिफ बनने के बाद मोटर को कोई संभाल नहीं सकेगा, इसलिए उसने ये ऑफर ठुकरा दिया। खैर, उसकी मर्जी। वैसे भी होल्स्टन बैकर और मेयर के सिवा कोई नहीं चाहता कि वो शेरिफ बने। वापस जाते समय वो होल्स्टन का बैज भी देती गई। आखिर वो जूलियट को शेरिफ क्यों बनाना चाहते हैं? मेयर के जाने के बाद इसी मसले पर बातचीत शुरू हुआ। बातों ही बातों में डेप्यूटी सितारा की नजर होल्स्टन के बैज के पिछले हिस्से पर पड़ी, जिस पर लिखा था ट्रूथ, जिसका मतलब होल्स्टन चाहते थे कि वो शेरिफ बनकर सच्चाई का पता लगाए। जैसे ही ये बात उसके भेजे में उतरी, वो भागकर वापस मेयर के पास गई। बताई कि वो शेरिफ बनने के लिए तैयार है, पर इसके लिए उसकी एक शर्त है। उसे साइलो के मोटर को शट डाउन करने की परमिशन चाहिए, ताकि वो रोटर को पूरी तरह ठीक कर सके। हालांकि ये 140 साल के रिकॉर्ड में पहली बार होगा जब साइलो के मोटर को बंद किया जाएगा। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि साइलो की बिजली जाते ही यहाँ अराजकता फैलते देर नहीं लगेगी। पर उस दिन क्या होगा जब रोटर टूटकर चकनाचूर हो जाएगा और वो हमेशा के लिए अंधेरे में रहने को मजबूर हो जाएंगे। वैसे भी आज नहीं तो कल रोटर टूटने ही वाला है। काफी सोच विचार करने के बाद मेयर उसकी शर्त मान गई। अगले ही पल इस बात की घोषणा भी कर दी गई कि रात 10 बजे के बाद रिपेयर के लिए साइलो के मोटर को बंद किया जाएगा, जिसके चलते कुछ घंटे के लिए बिजली नहीं रहेगी। इस दरमियान सभी साइलो वासियों को सेफ जोन या फिर अपने घरों में रहना है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करते हुए दिखा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस डिसीजन से बर्नार्ड हैरान थे, तो वही मैकेनिकल रूम में इस पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। जूलियट ने बताया कि पहले वो मोटर के बाहरी परत को खोल करके पता करेंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर नॉक्स स्टीम पाइपलाइन बंद करेगा, जिसके बाद ये उस खराब हुए पार्ट को रिपेयर कर देंगे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था। स्टीम पाइपलाइन बंद करते ही प्रेशर बढ़ने लगेगा और ये उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि साइलो के टरबाइन को चलाने के लिए स्टीम नीचे से आता है। कहाँ से आता है, इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि साइलो को बनाने वालों ने टरबाइन पर एक्स्ट्रा प्रेशर न पड़े, इसलिए इस टैंक को बनाया है, जिसके अंदर भाप इकट्ठा होकर टरबाइन में जाता है। उस टैंक को बंद करने के बाद
लगभग इन्हें आधे घंटे का समय मिल सकता है, यानी आधे घंटे के अंदर सब कुछ निपटाना होगा। उधर साइलो के हर एक पुलिस स्टेशन को सब पर नजर रखने की ड्यूटी सौंप दी गई। मेयर पुष्पा को भी हॉस्टल ले जाने को कहा गया, लेकिन वह वहीं पुलिस स्टेशन में रुकना चाहती थीं। उन्हें डर था कि कहीं डीप डाउन से कोई बागी गिरोह ऊपर आकर 140 साल से चल रही शांति को भंग न कर दे। घड़ी की सुई 10 पर जाते ही शर्ली ने बैकअप शुरू किया। हालांकि ये बैकअप पावर सिर्फ साइलो के सर्वर को मेंटेन रखने के लिए था। कैफेटेरिया का डिस्प्ले भी झपकने लगा, जिससे कुछ माइक्रोसेकंड के लिए डिस्प्ले पर कुछ और ही दृश्य दिखाई दिया। वैसे अगर गौर करें तो फिलहाल रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे बाहर का ऐसा दृश्य होना संभव नहीं है। यहीं पर एक सवाल मन में उत्पन्न होता है, जो बाहर की दुनिया हमें शेरिफ होल्स्टन की नजरों से देखने को मिली, क्या वह भी झूठी है? सच्चाई चाहे जो हो, इधर मोटर के बाहरी परत को डिटैच करने के बाद इन्हें रोटर के फॉल्ट का पता चल चुका था। स्टीम और मोटर को बंद करते ही जूलियट अपने साथी कूपर के साथ ऊपर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत उस रोटर ब्लेड को बाहर निकाल लिया जो समस्या पैदा कर रहा था। जूलियट उस ब्लेड को मरम्मत के लिए नीचे भेजने का काम सौंपकर बाकी ब्लेड्स को ठीक करने में लगी थी। तभी वह भारी भरकम रोटर ब्लेड कूपर से फिसलकर नीचे गिर गया। हालांकि सभी सुरक्षित बच गए। वहीं हर बढ़ते सेकंड के साथ स्टीम का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। लोग लाइट कटने की वजह से डरे हुए थे। यहीं पर हम जुडिशल के सदस्य रॉबर्ट सिम्स के बेटे से भी रूबरू होते हैं। उनके घर पर भी वही हाल था। हालांकि पुलिस वाले किसी भी घटना को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात थे। इधर हम डेप्यूटी माउंस को देखते हैं, जो बैठे बैठे मेयर पुष्पा की तस्वीर बना रहे थे। सामने से पुष्पा को आते देख उन्होंने उस ड्राइंग को छिपा लिया। इसका मतलब था कि वे मन ही मन मेयर को पसंद करते थे। मेयर का भी वही हाल था। वो भी डीप डाउन में डेप्यूटी माउंस के साथ इसीलिए आई थीं ताकि वह जूलियट से मिलने के बहाने कुछ समय उनके साथ बिता सकें। अब तक 20 मिनट हो चले थे और स्टीम टैंक इनके अंदाजे से पहले ही फटने के कगार पर आ चुका था। नॉक्स ने इसकी जानकारी तुरंत जूलियट को दी कि उनके पास कुछ ही मिनट बचे हैं। तापमान रेड लाइन को क्रॉस कर चुका है। इतना सुनना था कि जूलियट सब कुछ कूपर के ऊपर सौंप कर नीचे चली आई। फिर अंदर जाकर उस स्टीम टैंक के ऊपर पानी डालकर ठंडा करने लगी। उसका ये तरकीब काम कर गया। देखते ही देखते तापमान रेड लाइन से बाहर आ गया, जिससे इन्हें कुछ वक्त और तो मिल गया, लेकिन कुछ ही देर बाद तापमान रेड लाइन को दोबारा क्रॉस कर गया। जिस टैंक में खड़े होकर जूलियट पानी डाल रही थी, एक तो उसका पानी गर्म था, ऊपर से भरने के कगार पर भी आ चुका था। फिर भी वो लास्ट तक डटी रही। उधर रोटर ब्लेड की मरम्मत हो चुकी थी। बस जरूरत थी तो उसे सही तरीके से फिक्स करने की। कूपर जैसे तैसे करके ब्लेड को ऊपर खिंचा और टैंक के फटने से पहले रोटर ब्लेड को उसके स्थान पर लगा दिया। किसी तरह जूलियट भी मौत के मुंह से बाहर निकल आई। अगले पल स्टीम वाल्व को खोल दिया गया। मोटर चालू करने के बाद जो सुकून की आवाज आई, भाई साहब सबके दिल गार्डन गार्डन हो गए। किसी ने सच ही कहा है कि अगर टीम एक मत हो तो हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। अगली सुबह जूलियट के जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। शेरिफ का पद संभालने से पहले वो मार्था से मिली। साथ में एक अजीब सा यंत्र भी लेकर आई थी जो मार्था ने पहले कभी नहीं देखा था। खैर, बचपन से लेकर अब तक मार्था ने उसके लिए जितनी भी चीजें की थीं, उनके प्रति जूलियट का आभार और सम्मान था। उसने मार्था को धन्यवाद कहा और नई नौकरी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। इधर बर्नार्ड मेयर के इस फैसले से खुश नहीं थे। जनरेटर को बंद करना तथा किसी चोर को शेरिफ बनाना उनके गले नहीं उतर रहा था, पर भौंकने के सिवा वो और कर भी क्या सकते थे। सारा पावर तो मेयर के हाथ में था। जूलियट के शेरिफ बनने की कागजी कार्यवाही भी पूरी हो गई थी। उसी समय मेयर को अचानक से कुछ तकलीफ महसूस हुई। डिप्टी माउंस ने पूछा कि क्या बात है, तो मेयर ने बहाना बनाकर बाथरूम जाने की बात कही, लेकिन बाथरूम में जाते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। गिरने की आवाज सुनकर माउंस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि मेयर अंदर तड़फड़ा रही थीं। डेप्यूटी मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन मेयर को बचाया नहीं जा सका। सुबह तक बर्नार्ड को भी इस घटना की खबर मिल चुकी थी। डिप्टी माउंस गहरे अवसाद में थे। उन्हें शक था कि लौटने के बाद किसी ने उनके पानी की बोतल में जहर मिला दिया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बर्नार्ड ने जूलियट को शेरिफ का पद सौंप दिया, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाते द पैक्ट के अनुसार बर्नार्ड ही स्थायी मेयर थे। इन गलियों से होकर जूलियट जब स्टेशन की तरफ निकली तो उसे बचपन के वो सारे दृश्य जहन में घूमने लगे। बचपन में यही कहीं उसका घर हुआ करता था। अच्छा भला परिवार था उसका, और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। उसके भाई के साथ साथ उसकी मां भी चल बसी। तब जूलियट महज 13 साल की थी। पिता डॉक्टर थे, उसका ख्याल नहीं रख पाते थे। एक रोज भूख से बेहाल होकर वो खाना बना रही थी, पर चेयर ठीक करते समय उसे ख्याल ही नहीं रहा
और जब उसके डैड घर आए तो तवा इतना गर्म हो चुका था जिससे कि उनका हाथ जल गया। गुस्से के मारे वो जूलियट पर बरस पड़े कि वो चेयर ठीक नहीं हो सकता, फालतू काम करने के बदले जरूरी कार्य पर ध्यान दो। हालांकि इस उम्र में उसे ये सब करना पड़ रहा है, इसकी वजह वो अपने पिता को ही मानती थी। अगर वो उसकी माँ का साथ दिए होते तो आज वो जिंदा होती। पिता भी उसके लिए चिंतित थे, मगर उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अपने भाई और माँ का ख्याल जहन में ना आए, इसीलिए जूलियट हर पल अपने आप को बिजी रखने लगी थी। इससे भी काम नहीं चला तो वो घर छोड़कर डीप डाउन भाग गई, जहां पर वो मार्था से मिली। बताई कि उसके पिता ने काम करने के लिए यहाँ भेजा है। उसके पास उनके डैड का लिखा लेटर भी था। किसी डॉक्टर की नाजुक लड़की भला उनके क्या काम आ सकती थी। इसीलिए मार्था ने उसे वापस भेजना चाहा, मगर हट करने लगी कि वो वापस नहीं जाएगी। आखिर में मार्था ने उसे अपने पास रख लिया। ये वही समय था जब वो शर्ली से पहली बार मिली थी। वहां वे ऊपर से फेंके गए सामान को रिसाइकिल करने के लिए इकट्ठा करने तथा ढोने का काम करते थे। यही सब बचपन की बातें याद करते हुए वो स्टेशन पहुंच गई, जहां पर सैंडी ने उसके ऑफिस और शेरिफ के घर का की सौंप दिया। इसके बाद वो ऑफिस से लेकर होल्डिंग 3 तक का कोना कोना छान मारी, इस उम्मीद में कि शायद शेरिफ उसके लिए कोई सुराग छोड़ गए हो, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब तक उसे मार्था के पास आए 3 दिन हो चुके थे। उसके डैड उसे लेने आए थे। दरअसल उसके खत के स्पेलिंग मिस्टेक्स को देख मार्था पहले ही समझ गई थी कि ये खत उसके डैड ने नहीं बल्कि जूलियट ने खुद लिखा था। इसीलिए वो उसी दिन उसके डैड को उसके बारे में खबर कर दिए थे। लेकिन जूलियट किसी भी कीमत पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसके डैड उससे 2-3 दफा सिर्फ एक ही सवाल पूछे कि क्या तुम यहाँ खुश हो। हालांकि वो खुश तो नहीं थी, पर यहाँ रहकर उसे उनकी याद नहीं आती। पूरा दिन काम करने के बाद उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता और थककर बिस्तर पर जाते ही सो जाती है। उसके डैड उसकी भलाई के लिए मार्था के पास छोड़ने के लिए सहमत हो गए, जिसके बाद मार्था ने उसे नॉक्स का शागिर्द बना दिया। यही सब वो सोच रही थी, तभी बर्नर्ड उसके घर दस्तक दिए। ये वही फ्लैट है जहां पर शेरिफ होल्स्टन और उनकी पत्नी एलिसन रहा करते थे। बर्नर्ड उसे यहाँ शपथ ग्रहण करने वाले रस्म को पूरा कराने आए थे। एक गवाह की उपस्थिति में उन्होंने संविधान की किताब द पैक्ट पर हाथ रखकर जूलियट से शपथ ग्रहण की रस्म पूरी करवाई। जूलियट हर रोज हर समय ऑफिस में इधर उधर ढूंढती फिरती थी कि शेरिफ होल्स्टन ने कुछ तो सुराग उसके लिए छोड़ा होगा। आखिरकार सैंडी के जरिए उसे उस फाइल के बारे में पता चला जो शेरिफ होल्स्टन अगले होने वाले शेरिफ के लिए छोड़ गए थे। इसमें एक नोट था जिस पर लिखा था कि आईने के सामने 2 गुने फूल रखो। हालांकि ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ी। इतने में डेप्यूटी मार्न्स की खबर मिली। पता चला कि वो एक फ्रैंकी नामक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। उससे उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे जहर कहां से मिला। तब तक जूलियट बीच बचाव करने पहुंच गई। डेप्यूटी चीफ का ही ऐसा रवैया रहा तो बाकी डेप्यूटी को वो कैसे संभालेंगे। काफी बात विचार करने के बाद दोनों के बीच डील हुई। जूलियट मेयर के कातिलों को ढूंढने में उनकी मदद करेगी, जबकि वो जॉर्ज के कातिलों को ढूंढने में। जूलियट जॉर्ज से प्यार करती थी और डेप्यूटी मार्न्स मेयर से। उनके बीच ये बात भी साफ हो चुका था। वैसे मेयर पुष्पा का किसी से जाति दुश्मनी तो नहीं था, पर 1 साल पहले मार्न्स की लड़ाई पैट्रिक नामक एक पेंटर की पत्नी से हुई थी। शायद उसी ने डेप्यूटी मार्न्स की बोतल में जहर मिलाया हो, जिसे पीकर मेयर की जान चली गई। हो सकता है वहां जाकर कुछ पता चले। वहां गए तो घर बंद पड़ा था। तभी भाग्य संयोग पीछे से पैट्रिक भी आ पहुंचा। बताया कि वो अब यहाँ नहीं रहता और उसकी पत्नी तो 1 साल पहले ही चल बसी। तुमने ही उसे गलत केस में फंसाया था, जिसके कारण वो मरी। डेप्यूटी इस पर बहस किए तो वो उनका नाक तोड़ दिया। असल में पैट्रिक ही अपनी पत्नी से पुरातात्विक सामान खरीदने बेचने का अवैध काम करवाता था, इसीलिए उस पर कार्यवाही हुई थी। पर वो कैसे मरी ये बात तो रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं है। यही सब ताम झाम डिस्कस करके जूलियट घर के लिए निकल गई। उसके जाने के कुछ देर बाद रॉबर्ट सिम्स डेप्यूटी मार्न्स के घर पर दस्तक दिए। असल में वो जूलियट को हटाकर पॉल बिलिंग्स को शेरिफ बनाने के फिराक में थे। जज मेडोज भी इस फैसले से सहमत थी। मार्न्स भी तो यही चाहते थे कि पॉल को शेरिफ का पद मिलना चाहिए, पर तब की बात अलग थी। अब उनकी राय जूलियट को लेकर बदल चुकी है। जूलियट ही इस पद को संभाले, यही सबके लिए अच्छा होगा। वैसे तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मार्न्स ने जो बात था वो बताया कि एक पैट्रिक कैनेडी नामक पेंटर ने अपनी पत्नी की याद में ये रंगोली उसके चेहरे पे बनाई है। हमारी कार्यवाही की वजह से उसकी पत्नी मर गई। हालांकि ये बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। रॉबर्ट के जाने के बाद वो मेयर की यादों में सराबोर हो गए, इस बात से बेखबर कि आज उनके जीवन का आखिरी दिन है। दरअसल उनकी अनुपस्थिति में एक किलर उनके घर में घुस चुका था। डेप्यूटी मार्न्स उससे निपटने का लाख प्रयास किए। उनके बीच काफी देर तक जद्दोजहद हुई, लेकिन अंततः मार्न्स विफल हो गए। दूसरी तरफ जूलियट घर पहुंच चुकी थी।
उसके एग्जॉस्ट फैन से हर दिन आवाज आती थी। आखिर मामला क्या था? जब वो उसे ओपन की तो अंदर का नजारा देख दंग रह गई। अंदर स्टील वायर से बना हुआ एक थैला मिला जिसमें जॉर्ज की रिपोर्ट फाइल का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। तो क्या इसके जरिए वो जॉर्ज के कातिलों का पता लगा पाएगी? वो कौन था जिसने डेप्यूटी माउंट्स की जान ली? वो कौन लोग हैं जो इनके इतिहास से जुड़े दस्तावेजों को रखने या फिर उसका अवैध कारोबार करने वालों को जान से मार दे रहे हैं? ये सब किसके कहने पर हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए ये अपने इतिहास को छुपा रहे हैं? असल में साइलो के बाहर की दुनिया कैसी है, जानने के लिए देखते रहिए।